सारी हेयरिंग टेलीवाइज थी और 7 जजेस इसमें बैठे हुए थे, तो कुछ चीज़ों की तो वजाहत मिली है, लेकिन जैसे अभी रीमा बता रही थी कि कुछ चीज़ें अभी भी जो है वो जवाब तलब हैं और शायद ये मामला पहली दफ़ा इस तरह का आया है, तो इसमें आगे कैसे बढ़ना है, एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ कैसे आप बढ़ेंगे, इस पर आज जजेस के दरमियान भी काफ़ी बहस हुई है। एक तो सबसे पहले 184(3) का अब सुप्रीम कोर्ट ने ये केस क्यों टेकअप किया? पहले उन्होंने खुद रेकमेंड किया था, प्रपोज किया था कि इंक्वायरी कमीशन होगा, साबिक जज, बल्कि आज तो ये बताया गया कि नाम भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से ही दिए गए थे। क्या महज तसद्दुक जिलानी साहब का पीछे हट जाना वजह बनाए कि अब इंक्वायरी कमीशन नहीं होगा, 184(3) होगा? मुझे नहीं लगता ये हो सकता है। फिर किसी और का नाम दे देते, अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि यही बेस्ट सोल्यूशन था इंक्वायरी कमीशन, तो किसी और शख्स का नाम देके फिर इस इंक्वायरी कमीशन को आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो बज़ाहिर यही नजर आता है, जो तनकीद हो रही थी उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है फैसला किया है। अब क्या वो तनकीद उसमें कोई वजन नहीं था और सिर्फ प्रेशर था सोशल मीडिया का, जिसका चीफ जस्टिस साहब ने जिक्र किया, उस वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये टेकअप करना पड़ा है, या जो तनकीद हो रही थी उसमें कोई वजन उनको नजर आया और उन्होंने शायद ये बेहतर सोचा कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स आएगा, एक टेलीवाइज्ड जो है हियरिंग होगी तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। आई थिंक इस पे ज्यादा वजाहत आज नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने कि क्यों उन्होंने अब इसको 184(3) में लिया है और पहले नहीं लिया था। मेरे ख्याल से एक चीज जो हमने देखा, जो पहले फुल कोर्ट के बाद एलामिया आया था, उसमें कहीं पे इस बात का जिक्र नहीं था कि जो जजेस ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि हमें गाइडेंस दें कि अगर इंटरफेरेंस होती है, इंटिमिडेशन होती है, तो उसको हम कैसे रिपोर्ट करें, कैसे रिएक्ट करें, उसको कैसे हम साबित करेंगे। इस बात का जिक्र फुल कोर्ट के एलामिये में कहीं नहीं था और यह भी वजाहत नहीं दी गई थी कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ये मामला क्यों नहीं टेकअप कर सकता। तो मेरे ख्याल से आज एक चीज तो ये क्लियर हुई है कि इसमें 2-3 जो एस्पेक्ट है, एक जो है इन्वेस्टिगेशन का पहलू है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम नहीं कर सकते, ये होगा तो एग्जीक्यूटिव के जो मातहत इदारे हैं वही करेंगे। लेकिन एक बात आखिर में जो मैं समझा, मेरे ख्याल से वो कंक्लूड हो ही गई है, जिसपे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड मामला होगा वो जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तय करेगा। और उस पर आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि हमें ऐसे कोड ले डाउन करने हैं जिससे हम इस इंटरफेरेंस को रोक सकें, इस मुदाखलत को रोक सकें। तो मेरे ख्याल से जो आपका भी अभी सवाल था कि क्या हो सकता है, 2-3 चीजें हो सकती हैं। एक तो मेरे ख्याल से इस तरह की, क्योंकि यहां पे क्या मामला है, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक तरफ बहुत ही ताकतवर कुव्वत है जिसका सामना कभी सियासतदानों को होता है, कभी मीडिया को होता है, कभी अदलिया को होता है। तो जब आप टीवी पे बैठ के आप हियरिंग करते हैं, टेलीवाइज हियरिंग होती है, मेरे ख्याल से उसका प्रेशर डिफरेंट होगा बजाय इसके कि आप एक बंद कमरे में लोगों को बुला के उस पर बात करें। दूसरा, मेरे ख्याल से जो कोड ऑफ कंडक्ट वाली बात थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि ये आपने ले डाउन करने, क्योंकि ये बुनियादी डिमांड है जजेस की। वो पूछ रहे हैं, हमें गाइड करें कि हम कैसे इस मामले में रिएक्ट करें। हाँ, वो ये भी जरूर कह रहे हैं कि शौकत अजीज सिद्दीकी का मामला हो, उसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और ये भी इन्वेस्टिगेट करें कि आज भी अगर इंटरफेरेंस हो रही है उस मामले में भी इन्वेस्टिगेट करें। तो उसके लिए मेरे ख्याल से जो मुझे समझ आया, एग्जीक्यूटिव की बहरहाल मदद देनी पड़ेगी, क्योंकि FIA हो, कोई और इदारा हो, वो सब हुकूमत के मातहत हैं। लेकिन एक और मामला जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का था, उस वक्त भी जब ये आया था तो मैंने बात की थी कि ये तमाम कोर्ट्स पे क्यों नहीं लागू होता, स्पेशली हाई कोर्ट्स पर। और दूसरा, व्हाई ओनली 3 जजेस? ज्यादा हो सकते थे, 5 हो सकते थे, 7 हो सकते थे, क्योंकि खुद ये कहा गया था कि जब सुमोटो लेने का इख्तियार है तो वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, वो मास्टर ऑफ द रोस्टर का इख्तियार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का तो मतलब है 17 जजेस, लेकिन 17 नहीं तो 5 हो सकते थे, 7 हो सकते थे। जितनी बड़ी मेरे ख्याल से तादाद होती इतना ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अब कम से कम एक ये भी मेरे ख्याल से गाइडलाइन आ सकती है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो बिल है, वो एक्ट है, वो लागू हो तमाम हाई कोर्ट्स पे, ताकि ये जो सिलेक्शन ऑफ जजेस है, बेंचेस है, ये ना हो सके। और इस खत में भी इसका इशारा जो है वो 6 जजेस ने किया है। जहां तक बात है एग्जीक्यूटिव की, फिर एक मैं इसको मुकम्मल कर लूं। जो एग्जीक्यूटिव भी आज ये कह रही थी हमें भी अदलिया की आजादी का ख्याल है, मैं इससे पहले भी मौक़िफ़ ले चुका हूं, ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत को था ना इस हुकूमत को है। और आज मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस पर बाकायदा कहा भी है कि हुकूमत सिर्फ ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल हम आज़ादी, जुडिशरी की आज़ादी के साथ हैं, लेकिन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रही हो कि हमने 5 जो अशखास हैं उनको बेल दे दी है 9 मई के केस में, और अगले दिन उनको 3 MPO के तहत उठा लिया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो फैसले आ रहे हैं इसी से आप डिवेट करते हैं, इसी को अंडरमाइन कर रहे हैं। इसी तरीके से एक तरफ हुकूमत जहां पे एक सांस में ये कह रही थी कि इंक्वायरी कमीशन बड़ा आजाद होगा, वहीं हुकूमत खुद सवाल उठा रही है कि इसके टाइमिंग क्या है, इसमें तहरीक इंसाफ का क्या किरदार है, वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। और उनके जो ये तो ऑफिशियल जो उनके वुज़रा है वो आके ये पोजीशन ले रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो इन जजेस के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, जिसमें कई लोग ऐसे हैं जो कि नून लीग के सपोर्टर है, हुकूमत के सपोर्टर है, वो तो एक अलग लेवल है। लेकिन वुज़रा जब आके खुद ये कहें कि तहरीक इंसाफ का क्या किरदार है इस खत में, वो भी जल्द सामने आ जाएगा। उसकी टाइमिंग पे क्वेश्चन करें और ये कहें कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है देखना पड़ेगा, ये इंक्वायरी कमीशन उन्होंने कहा था कि देखेगा कि क्या
इन्होंने खिलाफ वर्जी की है नहीं की है। और आज जजेस जो है वो बाकायदा कह रहे थे कि वो उनकी खिलाफ वर्जी कैसे हो सकती है, वो तो हमने खुद शौकत अजीज सिद्दीकी के केस में डिफाइन कर दिया है। तो मेरे ख्याल से कोई भी हुकूमत हो, या ये हो या पिछली हो, माजरत के साथ मुझे तो उनसे उम्मीद नहीं है कि वो इस सियासी माहौल में जहां पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है, वो ये चाहेंगे कि जुडिशरी आजाद हो। ये वाज़ेह है बड़ा कि वो फैसले जो आपके हक में आ रहे होते हो, जो बेंचेस आपके हक में फैसले देते हैं, आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, अदरवाइज आप उनको बट अगर 2 मिनट के लिए इसमें से जो सियासी मौक़िफ़ है वो निकाल कर साइड पे करें, तो मैं आपका जो पहला वाला पॉइंट था उसके ऊपर आपसे सवाल करना चाहूँगी। आपने कहा कि आज आपको वजाहत नहीं मिली कि अदालत ने इसके ऊपर बिलाखिर सो मोटो क्यों लिया, पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाए। बट जब अदालत ये कहती है कि हमने बहुत सी चीज़ों को देखना था, एक तो जैसे कोड ऑफ कॉन्डक्ट का मामला, उसके ऊपर हमारा ये अदालत का इख्तियार नहीं है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है वज़ा करना, तो हम इनिशियली इसलिए नहीं ले सकते थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्ट फॉर पावर भी देखनी होती है, खास तौर पे कि कहीं ये तासुर ना जाए कि ये वाले जजेस बैठकर कोई डिक्टेशन दे रहे हैं, या मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का है उसको कहीं ना कहीं हिदायत या उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। मैं समझिए आपका सवाल अलीना, मैं इसी तरह निशान क्या ये वजाहत मिलनी है? जी, आज की हियरिंग के बाद ये मिला है। फुल कोर्ट का आप एलामिया पढ़ लें, उसमें कोई ये नहीं कहा गया था कि इसके 2 एस्पेक्ट होंगे। एक इन्वेस्टिगेशन का है जो कि इंक्वायरी कमीशन करेगा, और जो जजेस कह रहे हैं कि हमें गाइडेंस दी जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से, तो कोड ऑफ कंडक्ट मुरतब करने की जिम्मेदारी या सुप्रीम कोर्ट का बेंच ले लेगा या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ले लेगा। उसका जिक्र फुल कोर्ट के उस एलामिये में नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ चीजों की वजाहत मिली है जो कि उस वक्त बिल्कुल नहीं थी। तो आज ये तो कम से कम बेहतर हुआ है कि 2-3 एस्पेक्ट हैं जिस पे कार्रवाई अब आगे बढ़ेगी।